नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। ये दृश्य दिल्ली के है जहां B20 सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 70 से अधिक जन आंदोलनों, ट्रेड यूनियन और जन संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दूसरे ही दिन 18 अगस्त को पुलिस कार्यक्रम स्थल पर आ पहुंची और कार्यक्रम को तुरंत बंद करने का दबाव बनाने लगी। अंदर जाने वाले दरवाजे बंद कर दिए गए, जिससे कई प्रतिभागी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। कुछ देर तक तो पुलिस और लोगों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, लेकिन बाद में पुलिस पीछे हट गई। पर तीसरे दिन वे आधिकारिक नोटिस के साथ आए, जिसमें लिखा था कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं है, इसलिए सम्मेलन को बीच में ही रोकना पड़ा। आप सोचेंगे कि पुलिस को इस सम्मेलन से क्या दिक्कत थी? असल दिक्कत केंद्र सरकार को थी। और केंद्र सरकार को क्या दिक्कत थी? क्यों लोगों के विभिन्न समूहों के साथ आने और कुछ मुद्दों पर चर्चा करने से ही सरकार डर जाती है? इसका जवाब इस प्रोग्राम के नाम B20 में है। भारत सरकार भी एक सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसे G20 या ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। इस महीने दुनिया के 20 महत्वपूर्ण देशों के शीर्ष नेता बहुत से मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं और यदि संभव हुआ तो इन मुद्दों से संबंधित फैसले भी लिए जाएंगे। 1 साल से इसकी तैयारी चल रही थी और इसके लिए लगभग 1000 करोड़ का बजट रखा गया है। इसकी तैयारियां कैसे चल रही है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मिलते जुलते नाम वाले एक सम्मेलन B20 ने उनका ध्यान खींच लिया। इस सम्मेलन का यह नाम क्यों रखा गया, इसका क्या उद्देश्य था, आइए इस पर बात करते हैं। B20 सम्मेलन गरीब और पिछड़े समुदायों की आवाज उठाने और उनकी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। साथ ही इसका उद्देश्य कुछ ऐसे मुद्दों की तरफ भी ध्यान खींचना था जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, जैसे जलवायु संकट, खाद्य संकट, श्रम अधिकार, स्वास्थ्य इत्यादि। इन समुदायों और इनसे जुड़े मुद्दों को अक्सर मुख्यधारा की आर्थिक बहसों और निर्णयों से बाहर ही रखा जाता है। G20 भी ऐसा ही सम्मेलन है जिसका इतिहास ही है अमीरों का समर्थक और गरीबों का विरोधी होना। B20 सम्मेलन में कई वक्ताओं ने दुनिया भर के नेताओं और विशेष रूप से भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की कड़ी आलोचना की। What is really extraordinary about this G20 is that it has been the least productive presidency since the G20 started. It is the first G20 जिसमें आज तक कोई common एक communique तक नहीं निकला। पिछला जो मीटिंग था, we have not even managed to get a common communique, क्योंकि यूक्रेन वॉर को लेके अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कोई मतलब कॉमन स्टेटमेंट तक नहीं निकाल पाए। मगर जो जो मुद्दे उन्होंने कहा था कि हम उठाएंगे, the things that he said we would raise and talk about, उन पे कुछ नहीं हुआ। ना डेट रिलीफ पे कुछ हुआ, ना टैक्सेशन पे आगे बढ़ा, बल्कि थोड़ा पीछे ही हो गया, क्योंकि OECD वाले ने उनका कर दिया। जो हुआ टैक्सेशन पे, जो कुछ फायदा हुआ है, अफ्रीकन यूनियन की वजह से हुआ। Along with talking about privatization, along with talking about exploitation of minerals, forests, private agencies, we should talk with the same breath and conviction about fighting the corrosive hate that is being deliberately perpetrated in our country with a political motive. Because let's not forget that it is dividing even people's movements and the people into silence. I am not saying people's movements have become communal. तो क्या इसका मतलब देश में प्रतिरोध पर रोक है? क्या सरकार अपनी इतनी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मजेदार बात यह है कि सरकार G20 सम्मेलन से पहले हमारे देश को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मैसेज तो पूरी दुनिया में यही जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र में आप बातचीत ही एक बंद कमरे में ही नहीं होने दे रहे हो, क्योंकि वो बातचीत आपको पसंद नहीं। अरे भाई सुनो तो सही, उसका सामना करो, शब्दों का सामना करो। लेकिन आप ये करने लग जाओगे कि आप गेट बंद कर दोगे,
लोग जो बोलने वाले हैं सेमिनार में, 3 दिन का प्रोग्राम है, सबके सामने खुला है, दिख रहा है कौन किस चीज पर बोलने वाला है। आज जो कानून पास हो रहे हैं उस पर टिप्पणियां हो रही है, देश में लोगों की स्थिति पर टिप्पणी हो रही है, उस पर बात नहीं होगी। कमाल है। It's another instance of curbing the democratic rights of the people to discuss their issues. This was happening in a closed door premises, private premises, without disrupting any law and order, without disrupting any laws. And it's condemnable that the police is insisting that meetings in private halls needs police permission. And if it's not a police state, then what is it? V20 सम्मेलन में व्यवधान डालने का मतलब है कि वहाँ जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वे काफी गंभीर हैं और उन पर जल्दी ध्यान देने की जरूरत है। G20 की तैयारियों के लिए देश में बड़े पैमाने पर जबरन बेदखली देखी गई। सिर्फ दिल्ली में ही 2,50,000 घर तोड़े गए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों जहां G20 की 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई, ऐसी 60 जगहों से इसी तरह की बेदखली की खबरें मिली हैं। नहीं आएंगे, नहीं आओगे, कुछ भी आप नहीं, प्लीज प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करें, नहीं आओगे। और V20 का क्या हुआ? So today we all are here online, and I think the sessions which we could not organize. V20 की जो सत्र पुलिस द्वारा रोक लगाने के कारण नहीं हो पाए थे, उन्हें 1 सप्ताह के अंदर ऑनलाइन मंच पर आयोजित किया गया। दिल्ली सम्मेलन में जिन वक्ताओं को बोलना था उन्होंने ऑनलाइन मंच पर अपना पक्ष रखा और अब देश के विभिन्न हिस्सों में V20 की राज्य स्तरीय बैठकें हो रही हैं। लेकिन दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई से एक बात साबित हो गई है कि अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का संवैधानिक अधिकार खतरे में है। हमें इसे बचाना होगा। अडानी समूह फिर से खबरों में है। एक नई जांच रिपोर्ट ने इसकी शेयर मूल्यों में हेराफेरी के मामले में कुछ नए नामों का खुलासा किया है। Months after a report by short seller Hindenburg that alleged stock manipulation by the Adani Group, a new report by the George Soros-funded Organized Crime and Corruption Reporting Project has leveled fresh charges against the conglomerate. The Organized Crime and Corruption Reporting Project ने अडानी समूह में निवेश करने वाले 2 लोगों के नाम और जानकारी उजागर की है। क्या निवेश करना अपराध है? नहीं, लेकिन इन दोनों लोगों का अडानी परिवार के साथ गहरा संबंध है। ये दोनों कुछ अडानी कंपनियों के बोर्ड में तो कुछ कंपनियों के शेयरधारक रहे हैं। इनके नाम है नासिर अली शाबान अली और चांग चुंग लिंग। अली यूएई के नागरिक और बिजनेसमैन है। चांग चुंग लिंग ताइवान की निवेशक है। ये वर्षों से अडानी समूह के साथ करोड़ों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट में एक और रोचक बात है, यह है कि अडानी शेयरों में व्यापार करने के लिए उन्होंने जिस निवेश फंड का उपयोग किया उसे विनोद अडानी की कंपनी से निर्देश प्राप्त हुए। अब तो सभी जानते हैं कि विनोद अडानी गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। कांग्रेस ने तुरंत मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से जवाब मांगा। तो क्या है इस मामले का सार? जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने देश भर में सनसनी मचा दी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इससे पहले भी सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अडानी समूह की जांच कर रहा था। इन सभी जांचों का उद्देश्य यह पता लगाना था कि बड़ी संख्या में अडानी स्टॉक रखने वाली विदेशी संस्थाओं के पीछे कौन है। क्या यह अडानी समूह ही है जो अपने ही शेयरों में पैसा लगाकर इनकी कीमतों को उछाल रहा है और शेयर संबंधित नियमों का उल्लंघन कर रहा है? लेकिन जांचकर्ताओं को इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भी कोई जानकारी नहीं मिली और धीरे धीरे सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। अडानी के शेयरों की कीमत वापस चढ़ने लगी और समाचार पत्र भी नई खबरें ढूंढने लगे। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की इस नई रिपोर्ट ने 2 नामों का पता लगा लिया है। रिपोर्ट के अनुसार नासिर अली शाबान अली और चांग चुंग लिंग ऐसी 13 विदेशी कंपनियों में से 2 संस्थाएं चला रहे थे। अब जब पत्रकार इतनी मुश्किलों के बाद ये नाम सामने लाए हैं तो क्या भारत सरकार कुछ कार्रवाई करेगी? क्या सेबी जांचकर्ता वही करेंगे जो भी करना चाहिए? अडानी जांच पर सेबी की अंतिम रिपोर्ट जल्द आने वाली है। बाकी सब हमें तभी पता चलेगा। तो ये था आज का हमारा पैसा हमारा हिसाब। जल्द ही फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।